चलिए हम 10 सीबीएसई और एनसीईआरटी का एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। और पिछले लेक्चर में अपन ने जहाँ से छोड़े थे कि शौकत अली और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी जी मिलकर असहयोग आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। तो आगे चालू करते हैं अपन लेक्चर को। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे 8वां टॉपिक है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में एक किया जा रहा है। और ये आपस में एक हुए और इन्होंने स्टार्ट किए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी proposed that the movement should be in this manner। इसमें महात्मा गांधी जी क्या क्या करना चाहते थे नॉन कोऑपरेट मूवमेंट में। तो देखिएगा महात्मा गांधी जी चाहते थे सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें जो टाइटल्स दिए गए हैं इंडियंस को, भारतीयों को, वो उन सब का क्या करें, सरेंडर करें, उन सब चीजों को वो सरेंडर कर दे। अर्थात कहने का मतलब है वो अंग्रेजों की बात ना माने। आगे चलते फिर नंबर 2, बॉयकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक दैट सिविल सर्विसेज। तो जितनी भी अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं हमारे भारतीयों को दी थी वो उन सबको बॉयकॉट करे, उनका बहिष्कार करे। जैसे कि अंग्रेजों ने सिविल सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसे बंद, उसका बॉयकॉट करे, आर्मी को बॉयकॉट करे, पुलिस को बॉयकॉट करे, कोर्ट्स को बॉयकॉट करे, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग को बॉयकॉट करे, स्कूल्स, कॉलेजेस और फॉरेन गुड्स इत्यादि को भारत के लोग क्या करें, बॉयकॉट करें। अगर इन सब चीज को बॉयकॉट करेंगे तो एनसीएम अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जल्द से जल्द सक्सेस होगा। ऐसा महात्मा गांधी जी अपना विचार इस मूवमेंट में रख रहे हैं। फिर आगे अपन देखते हैं देन इन केस ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज रिप्रेजेंटेशन फुल सिविल डिसओबीडियंस कंप्लेंट वुड बी लॉन्च्ड। यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी ये सब बातें नहीं मानी और एनसीएम नॉन कोऑपरेट मूवमेंट से अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चालू करेंगे। महात्मा गांधी जी ने ये विचार यहाँ पर रखा। इन समर 1920 में गांधी जी और शौकत अली ने टूर स्टार्ट किया। देश के कोने कोने में, भारत के कोने कोने गांवों में, कस्बों में जाकर उन्होंने क्या की, मीटिंग ली, सभा ली, लोगों को इंस्पायर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट में जुड़ें और जल्द से जल्द अंग्रेजी हुकूमत से बरी हो और अंग्रेजों को उनके देश भगाए और हमारे भारत को में स्वराज लाए। तो इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, कि सभी लोगों को कहा कि बड़े से बड़े रूप में सभी भारत के लोग, कोने कोने के लोग इस मूवमेंट में शामिल हो। Initially, the Indian National Congress was not supporting the non-cooperation movement, परंतु जो नेशनल कांग्रेस नेशनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी? क्योंकि बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश सर्विसेज, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने और भारत के लोग ने पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज थी, सर्विस थी, उसको बॉयकॉट कर दिया था। और इंडियन कांग्रेस कमेटी जो थी उन्हें, हालांकि काउंसिलिंग इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920 और नवंबर 1920 में कांग्रेस कमेटी का चुनाव होने जा रहा था। काउंसिलिंग इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920। इफ वी कम टू पावर देन वी कैन डिफेंड द मेक चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसीज। क्योंकि चुनाव नजदीक में थे और उन्हें ये डर था कि अगर हम इस आंदोलन को में सपोर्ट करेंगे तो शायद हमें चुनाव में टिकट ना मिले और हम वो चुनाव हार जाए। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन पर कोई हिस्सा नहीं लिया और इसको वो विरोध में हो गए। और उन्होंने ये एक विश्वास दिलाया कि अगर हम ये चुनाव जीतते हैं और हमारी ब्रिटिश कांग्रेस की अगर कमेटी बनती है, सरकार बनती है, तो हम इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पॉलिसी को रचेंगे, ऐसा उन्होंने कहा इंडियन कांग्रेस कमेटी ने। और दूसरा रीजन ये भी था कि उन्होंने साथ नहीं दिया इंडिया एनसीएम में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि दूसरा रीजन ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस,
बायलॉन्स अर्थात ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था ये एनसीएम नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, बहुत हल्ला गुल्ला शोर शराबा मार धाड़ इस मूवमेंट में हो रही थी और इस कारण कांग्रेस कमेटी के जो लोग थे उन्होंने ये दो रीजन के कारण नॉट रेडी थे, वो एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो है राजी नहीं थे। परंतु इन दिसंबर 1920 दिसंबर में इन कांग्रेस नागपुर सेशन, जो नागपुर में कांग्रेस सेशन बना था, उस सेशन में कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, परंतु वहां पर नागपुर कांग्रेस सेशन जो बना था वहां पर आखिरकार कांग्रेस कमेटी ने नॉन कोऑपरेट आंदोलन को अडॉप्ट कर लिया, अर्थात उसका साथ दे दिया। अब कांग्रेस कमेटी भी हमारे पास थी, तो गॉड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड कांग्रेस इट मींस गांधी जी फुली रेडी फॉर एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अर्थात उन्हें शौकत अली, मोहम्मद अली, हिंदू मुस्लिम और साथ ही साथ कांग्रेस सेशन के जो लीडर्स थे उनका सपोर्ट मिल गया। अब गांधी जी ने मन से बिल्कुल फुली सोच लिए कि अब इसे बड़े तौर पे स्टार्ट किया जाए और एनसीएम इन जनवरी 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड और फिर महात्मा गांधी, कांग्रेस कमेटी और जो मुस्लिम कमेटी थी ये आपस में तीनों एक हो गए और महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े रूप में एनसीएम को चालू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू किया। तो जब नॉन मूवमेंट कोऑपरेशन को इन्होंने चालू किया तो भारत देश के डिफरेंट इलाके में डिफरेंट मूवमेंट हुए। तो जैसे डिफरेंट स्टैंड्स विद द मूवमेंट, अर्थात देश के प्रत्येक क्षेत्रों में नाना प्रकार से ये मूवमेंट हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, इस मूवमेंट का शहरों पर क्या असर पड़ा। शहर वाले जितने भी पीपल्स थे, सिटी में जो शहर में रहते थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट में कैसे हिस्सा लिया, यहाँ पर ये गांधी जी बता रहे हैं। तो पहला, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट मोस्ट इन टाउन। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो भी मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और हिस्सा लिया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, और मिडिल क्लास के जो और भारत के कई जो नव युवक थे, बच्चे थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों को और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दिए। फिर उसके बाद टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन, और जो टीचर हमारे भारत के टीचर्स थे जो इन ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ाया करते थे और हेडमास्टर, इन्होंने भी वहां से त्याग पत्र दे दिया और रिजाइन दे दिए और उन ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। आगे फिर हुआ जो लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो सरकारी वकील, हमारे भारत के जो सरकारी वकील थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के न्यायालयों में केस लड़ा करते थे, उन लोगों ने भी वो सेवा देना बंद कर दिए। धीरे उग्र होते चला जा रहा था हमारा एनसीएम। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, उन्होंने छोड़ दिया, जो सुविधा वो देते थे अब उन्होंने उसको छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉट एक्सेप्ट मद्रास, और जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे उन्हें भी बायकॉट कर दिया गया, केवल मद्रास को छोड़कर। ठीक है। फॉरेन गुड्स बायकॉट एंड फॉरेन गुड्स बर्न, और फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया गया। ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ है हाफ इन 1921 एंड 1922, 1921 और 1922 में जो इंपोर्ट था, जो भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से खरीद के लाता था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे बंद कर दिया गया। कम से कम वो बिजनेस अंग्रेजों का आधा हो गया, इससे अंग्रेजी सरकार को काफी नुकसान हुआ। सेकंड क्या हुआ, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, और जो भी हमारे देश के व्यापारी लोग थे और छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो भी थे, मर्चेंट्स और सेलर्स जो थे उन्होंने भी जो ब्रिटिश व्यापार था, जो अंग्रेजी व्यापार था और अंग्रेजी गुड्स थे, उन्हें भी खरीदने से मना कर दिया। आगे प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज, इससे हमारे भारत का उत्पादन बढ़ा और भारत में जो हाथ से कपड़े बनाए जाते थे लोगों ने उनकी डिमांड किए और वो उनको पहनने लगे, और विदेशी जो कपड़े थे उन्होंने जला दिया।
आगे फिर क्या हुआ, इंडियन पीपल वेयर इंडियन क्लॉथ्स, खादी, जिसे खादी कहा जाता था। भारत के लोगों ने अपना खुद का एक कपड़ा बनाया, इंडियन क्लॉथ, जिसे खादी कहते थे। अब वो खादी का इस्तेमाल करते थे और ब्रिटिश कपड़े का इस्तेमाल और ब्रिटिश कंपनियों से जो क्लॉथ बन के आता था उसको पहनना उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ तक ये सिस्टम हुआ। फिर बाद में वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स। अब फिर क्या हुआ, कुछ दिन तक तो, कुछ समय तक तो अच्छा चल रहा था ये, परंतु किसी कारणवश इसमें फिर गिरावट आती है और ये एनसीएम नॉन कोऑपरेट मूवमेंट जो है ये अपना दम तोड़ने लगता है शहरों में। तो होता क्या है, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव, पुअर पीपल कैन नॉट बी परचेज एंड यूटिलाइज। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो खादी है वो बहुत ही भारत में बनता था, हाथ से बनता था और ये काफी महंगा होने लगा। तो भारत के लोगों ने खादी को लेना बंद कर दिया और अब वो फिर से मुड़ गए अंग्रेजी कपड़ों के और। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी कपड़े बहुत ही सस्ते होते थे, क्योंकि ये मशीनों से बनाए जाते थे। हमारे भारत के जो कपड़े थे, खादी कपड़े, वह हाथ से बनाए जाते थे, इसलिए वो बहुत ही महंगे थे। परंतु इसका स्लो डाउन हो गया ये, क्यों? क्योंकि महंगे कपड़े बनते थे, इसलिए भारत के लोगों ने फिर से विदेशों से खरीदना या विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल फिर से चालू कर दिया। फिर अगला है, जब वो कपड़े बहुत महंगे हो गए तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो सो दे हैड टू वियर फॉरेन गुड, इसीलिए भारत के लोग फॉरेन गुड्स को पुनः दोबारा इस्तेमाल करने लगे। फिर लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, और हमारे पास कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमारे पास कोई अच्छे देसी स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, कोई बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी, तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस का लैक था हमारे पास, अच्छे स्कूल हमारे खुद के नहीं थे, तो शिक्षा हमारी मारी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में लोग, भारत के लोग हैरान हुए, परेशान हुए, उनकी शिक्षा पद्धति खराब हो रही थी, शिक्षा से वंचित हो रहे थे, तो उन्होंने फिर से दोबारा सुविधा फॉरेन कॉलेज और फॉरेन स्कूल्स की लेना चालू कर दिए, जिससे ये स्लो डाउन हो गया। क्या? एनसीएम नॉन कोऑपरेट ऑपरेशन, नॉन कोऑपरेट ऑपरेशन जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया। फिर और नंबर 3 अगर देखें तो जो टीचर्स थे हमारे यहाँ, जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स थे, इन्होंने रीजॉइन कर लिया स्कूल और कॉलेजों को। क्यों? क्योंकि इनके पास जितने भी टीचर्स थे, उन टीचर्स के पास कोई काम था नहीं, वो बेरोजगार हो रहे थे। और जो हमारे वकील थे, सिमिलरली जो वकील, जो लॉयर थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, वह मजबूर होकर अपने पेट को पालने के लिए और रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने फिर से वह ब्रिटिश सरकार के सामने झुके और फिर से उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट को क्या कर लिया? रिजॉइन कर लिया। तो ये यही कारण थे जिससे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया। फिर आगे ये थे हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र पर इस मूवमेंट का क्या फर्क पड़ा, कैसा कैसा क्या हुआ, ये शहरी क्षेत्र पर। अब हम आते हैं गांव के कुछ क्षेत्रों पर। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अर्थात देश के बाहर जो हमारे गांव थे, छोटे छोटे गांव कस्बे थे, उन ग्रामीण इलाकों में इस मूवमेंट का क्या फर्क पड़ रहा था वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पीसेंट, सबसे पहला मूवमेंट हुआ पीसेंट मूवमेंट, जो कि अवध के थे। अवध के कुछ किसान लोग थे, अवध के नहीं यूँ कहा जाए संपूर्ण भारत के, परंतु अपन यहाँ पर देख रहे हैं अवध शहर के बारे में। तो अवध के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वहां पर क्या होता था अवध में, वहां पर तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स होते थे। ये अमीर लोग होते थे जो कि किसानों को पैसा उधार देते थे और उनसे हाई टैक्स और हाई चार्ज और हाई रेंट को चार्ज करते थे और उन्हें बेकार बना देते थे। अर्थात कहने का मतलब है, बेकार का मतलब ये होता है कि उनसे, उन किसानों से वो लैंडलॉर्ड्स लोग जबरदस्ती काम कराते थे और उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं देते थे, उन्हें फ्री फुकट में काम कराते थे। तो इससे वहाँ के जो किसान लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वहाँ के जो अवध के किसान थे उन्होंने डिमांड किया रिडक्शन रेवेन्यू, अर्थात हम जो टैक्स दे रहे हैं उसमें कमी होना चाहिए, और एवोल्यूशन ऑफ बेगार, अर्थात जो बेगार जो लैंडलॉर्ड्स लोग जो कराया करते थे उनसे ज़बरदस्ती काम कराया करते थे और उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं देते थे। तो इसका विरोध वहाँ के किसानों ने किया। उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ बाबा रामचंद्र आए और उन्होंने, ये एक सन्यासी थे, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, उन्होंने उन लोगों की मदद की और उन लोग किसानों के माध्यम से और अपने आइडियोलॉजी के माध्यम से उन्होंने एक मूवमेंट बनाया, नाई धोबी वंश मूवमेंट।
नाई धोबी वंश मूवमेंट। इन्होंने इस मूवमेंट के अंतर्गत वहाँ के जो नाई थे और जो बाल वगैरह बनाते थे और जो धोबी कपड़े वगैरह धोते थे, वॉशरमैन, तो इनको उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अंग्रेजों को धोबी की सुविधा, कपड़े धोने की सुविधा, बाल कटवाने की सुविधा इत्यादि बंद कर दो। तो सारे लोगों ने रामचंद्र जी की बात मानी और उनको ये सेवाएं देना बंद कर दिया। तो जब ये सेवा देना बंद कर दिया तो फिर एक और ग्रेट मैन की एंट्री होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ये बात पता चलती है कि उन किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। तो उन्होंने फिर अवध किसान सभा बनाई और अवध किसान सभा उस समय इतनी पॉपुलर हुई कि 300 सिटीज में, शहरों में, टाउन से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस खुल गई, 300 से भी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस खुल गई और चारों तरफ हल्ला वल्ला और गुल्ला हो गया किसका, अवध किसान आंदोलन। ठीक है, और जगह जगह स्ट्राइक से होने लगी, जगह जगह जो भी किसान लोग थे वह लैंडलॉर्ड्स के पास जाते, उनको मारते पीटते और उनकी जमीन पे फिर अपना कब्जा करते, उनके घर द्वार इत्यादि को बर्बाद करते और यह नारे लगाते कि यह हमें करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है। अर्थात कहने का मतलब NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके तहत कि छोटा किसान बड़े किसानों की भूमि को छीन लेगा, तो ये सभी किसान मिलकर, छोटे छोटे किसान मिलकर लैंडलॉर्ड्स की जमीनों को छीनने लगे थे और बदले में ये अफवाह फैलाते थे कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये कहा है कि जितने भी छोटे किसान हैं वह लैंडलॉर्ड्स और बड़े किसानों की जमीनों को छीने, घर को छीने और उनके अनाज गोदाम गृह को छीने और उनके घर को जलाए। तो ऐसा वायलेंस मच गया उस समय, पूरे वायलेंट चारों तरफ शोरगुल्ला हो गया कि महात्मा गांधी इस प्रकार की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा करके लोग अपने अपने माउथ पब्लिसिटी में इसको जो आ रहा था लोग ऐसा बोलते चले जा रहे थे। फिर वहां पर अगला हमने ये देखा, ये तो आपका रिबेलियन में था। अब ट्राइबल पॉपुलेशन में भी हमें देखने को मिला, वहां पर गुडेम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में था, वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लोज फॉरेस्ट एरिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या काम की थी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन का मतलब होता है आदिवासी लोग जंगलों में रहा करते थे और ये उनका मानना था कि जंगल हमारी ही राइट्स है, जंगल में हमारा वास्तविक अधिकार है, हम जंगल के वास्तविक मालिक हैं और जंगलों से उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती थी। मकान भी उनके जंगलों के बीच में थे, जंगल में जो भी कच्चा माल पदार्थ रहता था वह बेचकर अपनी दिनचर्या चलाते थे, लकड़ी बेचकर अपना काम चलाते थे और अपनी जीविका को वह चलाते थे। परंतु जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जबरदस्ती वहां पे क्लोज कर दी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो जंगल था उस जंगल को उन्होंने बंद कर दिया और आदिवासी को कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, परंतु सभी आदिवासियों को ये बात बुरी लगी। और दूसरी चीज ये थी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये वहाँ जंगल में जाके आदिवासियों से बेगार कराती थी, अर्थात कहने का मतलब फ्री में काम कराती थी और उन्हें उसका पैसा भी नहीं देती थी। इससे लाइवलीहुड अफेक्ट, जो गांव के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जंगलों के बीच में रहने वाले जो लोग थे, उनकी जीवन शैली पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में फिर एंट्री होती है एक शख्स की जिसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ये एक सुपर हीरो थे जिन्होंने उन लोगों की हेल्प की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि देखो ये हमारा वास्तविक राइट है, ये जंगल हमारे खुद के जंगल है, हम इसके वास्तविक मालिक हैं और उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया और गवर्नमेंट के प्रति उन्होंने लड़ाई चालू की और वहीं पर इन लोगों ने एक एक्ट चालू किए, गोरिल्ला मूवमेंट इन 1920। अर्थात आदिवासी लोगों ने और अलूरी सीताराम राजू ने एक गोरिल्ला मूवमेंट चालू किए 1920 में और उस बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, अंग्रेज के पुलिस ऑफिसर को मारा पीटा और पुलिस थाने में आग लगा दी और नाक में दम कर दिए। और ये जो अलूरी सीताराम राजू ये था, यह NCM जो महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था उससे ये काफ़ी बहुत
बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमें अंग्रेजों की नहीं सुनना है, अंग्रेजों को मारो, अगर अंग्रेज एक मारते तो हम उनके दो मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से इंस्पायर था। परंतु महात्मा गांधी की एक बात पे इसे गुस्सा आती थी, और ये एक बात में महात्मा गांधी जी के ऊपर क्रोध करता था कि वायलेंस, महात्मा गांधी कहते थे कि हमें विदाउट वायलेंस, अरे बगैर शोर शराबा, बगैर हल्ला, बगैर हिंसा के ये लड़ाई लड़नी है। परंतु ये जो अल्लूरी सीताराम राजू था, यह उनकी बात को फॉलो नहीं करता था, और ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ये सभी लोग कि हम एनसीएम अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने हमें कहे हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहना है। ऐसे शोर शराबा और इस प्रकार की अफवाहें वह चिल्ला चिल्ला कर इस लड़ाई को लड़ते थे। फलस्वरूप क्या हुआ, 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई, और 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अल्लूरी सीताराम राजू को जान से मार दिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये सब लोग से देखा नहीं गया, काफ़ी वहाँ के जो जंगल के आदिवासी लोग थे वो परेशान हुए, और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ मचाई ब्रिटिश पुलिस थाने में, ब्रिटिश के ऑफिसों में, ठीक है। फिर उसके बाद हमको, और यहाँ वायलेंट धीरे धीरे यहाँ पर वायलेंट होता चला जा रहा था, वायलेंट बढ़ते जा रहा था, शोर शराबा बढ़ते जा रहा था, चारों तरफ पूरे भारत में हल्ला गुल्ला हो गया था कि महात्मा गांधी हिंसक प्रवृत्ति का आंदोलन चला रहे हैं। तो इस प्रकार फिर एक और इंसिडेंट देखने को मिला, स्वराज इन प्लांटेशन। ये जो था प्लांटेशन वर्कर वर्क्स इन टी गार्डन आसाम। आसाम में चाय का एक बागान था, जहां पर कुछ व्यक्ति कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। वहां पर अंग्रेज लोग क्या काम करते थे, इन्हें बंधुआ मजदूर बना देते थे। और वहां एक एक्ट पास हुआ था 1859 में, 1859 में एक एक्ट पास हुआ था, उसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये राइट्स था, अधिकार था कि वह कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के टी गार्डन में काम कराते थे, और एक बार साइन होने के बाद विदाउट परमिशन और बिना परमिशन के वो कर्मचारी काम को बंद नहीं कर पाते, जितने भी श्रमिक उस चाय के बागान में लगे थे। परंतु जैसे ही चाय के बागान में काम करने वाले कर्मचारियों को या श्रमिकों को ये पता चलता है कि महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं और वो अंग्रेजों की ना सुनो, इस पर वह वायलेंट स्थिति को पैदा कर रहे हैं, तो इन्हें भ्रम हुआ और इन लोगों ने भी विरोध किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस आसाम के चाय के बागान में से यह भागकर चले आते हैं अपने देश की तरफ। जैसे ही अपने देश की तरफ भागकर आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके सिपाही आते हैं और इन्हें जान से गोली मारकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे वायलेंट हो रहा था, शोर शराबे में आ रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों को तो मार दिया। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इस वजह से वो वायलेंस में आ रहा था। अब वायलेंस में आ रहा था तो महात्मा गांधी जी को ये बात पता चली। महात्मा गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैं तो हिंसा का पुजारी नहीं हूँ, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं तो पूरे डिसिप्लिन और मैनर के साथ इस आंदोलन को पूरा करना चाह रहा हूँ, परंतु जनता मुझे समझ नहीं पा रही, मेरे इन विचारों को समझ नहीं पा रही। तो महात्मा गांधी ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि अब मैं ये जो असहयोग आंदोलन है, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, मैं उसे यहीं पर स्टॉप करता हूं। और महात्मा गांधी जी ने फिर इस प्रकार असहयोग आंदोलन अर्थात एनसीएम अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें अब आएगा सिविल डिसऑबेडिएंस मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपना आज कंप्लीट हुआ है असहयोग आंदोलन अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की सारी गतिविधि। तो इसके आगे अपन फिर पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।